दोस्तों ये आर्टिकल जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इसका नाम है साइक्लिकल ट्रबल्स। ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे और पाकिस्तान को बेसिकली आईएमएफ जो है उससे $7 बिलियन की लोन चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। तो 10 दिनों तक ये बातचीत चली और फाइनली आईएमएफ का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान को छोड़कर अपने हेडक्वार्टर चला गया। अब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जो कहता है ना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या फिर अनाउंसमेंट आईएमएफ ने नहीं दिया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि दिस इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आईएमएफ जो है वो फिर वापस अपने हेडक्वार्टर जाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे और उसके बाद ये पैकेज जो है होपफुली अनाउंस करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब अगर हम देखें तो ईयर 2000 से लेकर ये जो लेटेस्ट 2023, ये पिछले 23 सालों के अंदर पाकिस्तान जो है वो छठवीं बार ऐसी चीज़ जो है यानी कि पैसे जो है वो आईएमएफ से मांग रहा है। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, दो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? एक है वर्ल्ड बैंक और एक है आईएमएफ। तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं गया, आईएमएफ के पास क्यों गया? इसका एक सिंपल रीज़न है, जब भी कोई देश प्रॉब्लम में होता है तब वो आईएमएफ के पास जाता है और जब आपकी सिचुएशन अच्छी होती है तो जनरली स्पीकिंग वर्ल्ड बैंक से लोन ली जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। तो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो आईएमएफ के साथ अभी डील कर रहा है और जब भी आईएमएफ थोड़े बहुत पैसे देता है तो उसी के साथ पाकिस्तान की मदद करने के लिए दूसरे कुछ वेस्ट एशिया के देश हैं और चाइना तो है ही, राइट? तो चाइना थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान को दे देगा और वेस्ट एशिया के जो देश हैं वो कुछ मदद जो है वो पाकिस्तान की कर लेंगे। आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी थी। कंडीशंस ये थी कि आप कुछ नए टैक्सेस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, जो आप सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कम कीजिए और इसी के साथ साथ जो फ्यूल हैं उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको इंक्रीज़ कीजिए। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो गया। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि पाकिस्तान की सरकार जो है उनको पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में पावर ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, यहाँ कि वहाँ पर बिजली जो है वो चली जा रही है। एनुअल इन्फ्लेशन जनवरी का आंकड़ा है 27.5%, इतना बढ़ चुका है एनुअल इन्फ्लेशन। पाकिस्तान का जो रुपी है वो डॉलर के सामने $1 इज इक्वल टू 270 पाकिस्तानी रुपी और उनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं सिर्फ $3 बिलियन का, यानी कि एक आध हफ्ते का वो इंपोर्ट जो है वो पे कर सके उतने ही पैसे अब पाकिस्तान के पास हैं। एक बार ये पैसे ख़त्म हो गया फिर जो कहता है ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाएगी, यानी कि फिर पाकिस्तान जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करेगा तो उसके पैसे पे करने की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की नहीं रहेगी। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा फ्लड आया और ये फ्लड जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पर ही हो सकता है, ये फ्लड जो है वो हमारे जैसे देश में भी आ सकता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, राइट? और जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई पाकिस्तान में, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान आया। लगभग 50% जितना पाकिस्तान जो है वो प्रभावित हुआ था और इसकी वजह से आज भी हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। इनफैक्ट दे आर फूड इनसिक्योर, उनके पास पर्याप्त खाने पीने की चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मैसिव फ्लड। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे जो हम स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात करें तो एक तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को इम्पोर्ट ही करनी पड़ती हैं, बहुत कम चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है। लो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ना तो इतनी कोई ख़ास अच्छी फैक्ट्रीज़ हैं, ना तो इतने कोई रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेचकर पाकिस्तान जो है वो एक सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सके। रही बात सरकार की, तो सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी ख़राब है और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर गवर्नेंस जो है इसका
फेलियर है, गवर्नेंस जो है उसमें पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है मिलिट्री, राइट। पाकिस्तान में सारी सत्ता जो है वो मिलिट्री के पास है, जिनको डीप स्टेट कहा जाता है, यानी कि वहाँ की आर्मी और आईएसआई। तो ये मिलकर पाकिस्तान की जो सरकार है उनको हटा देती हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को हटाकर फिर पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय पर पाकिस्तान की आर्मी ने उनकी मदद की, और उसके बाद फिर उसी पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान जो हैं उनको हटाकर फिर नई सरकार बिठा दी। तो अब वहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो लंबे समय से चल रही है, क्योंकि आर्मी जो है उसके पास पावर है, तो फिर जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो ये प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करता है भारत के ख़िलाफ़, और इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो ख़त्म ही हो गया। आप समझ लीजिए कि ना तो कोई डिस्कशन चल रही है, ना तो कोई बातचीत चल रही है। तो इस प्रकार की सिचुएशन एक लंबे समय से चल रही है, और ट्रेड जो है वो भी बंद हो चुका है। तो पाकिस्तान को नेबर्स के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ साथ दूसरे जो ऐसी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तब जाकर पाकिस्तान जो है वो एक सस्टेनेबल देश जो है वो बन पाएगा। दैट्स द रीज़न कि ये जो आर्टिकल है उसका नाम है, ये साइक्लिकल इश्यूज़ या फिर साइक्लिकल प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में हैं वो बार बार आते जाते रहते हैं। मीन्स इतना यूज टू हो गया कि इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर देम, बट इट्स वेरी सैड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इज़न्ट इट। तो जब तक ये मिलिट्री जो है ये अपनी जो एक पावर की जो उनका पावर को लेकर उनका जो एडिक्शन है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, वहाँ पर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार लंबे समय तक नहीं रहेगी, तब तक पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो हैं वो चलती रहेगी, और फिर इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो बार बार होते रहेंगे। मूविंग विथ टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज वाली बेंच जो है उसने एक यूनिवर्सल डिबेट, कौन सी है ये यूनिवर्सल डिबेट? ये यूनिवर्सल डिबेट जो है इसको हाईलाइट किया। ये यूनिवर्सल डिबेट इस चीज़ को लेकर है कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रिटेड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर दूसरे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे होना चाहिए। 2 थियरीज हैं या फिर 2 रास्ते हैं। एक है प्रिज्म ऑफ ओरिजिनलिज्म। इसमें यह होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें इंटरप्रेट की गई है या फिर लिखी गई हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहना, उसके बाहर नहीं निकलना है, राइट। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उसी के दायरे में रहते हुए देश को चलाना है। तो दिस इज नंबर 1 थिंग, राइट, ओरिजिनलिज्म जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स लाइक सेइंग ए कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह, एक जैसे एक इंसान जीता है वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी जिंदा चीज़ है। इट्स लाइक एवर इवॉल्विंग, कि समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि जैसे जैसे समाज में, सोसाइटी में बदलाव आते रहते हैं, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी हमें थोड़े बहुत बदलाव जो है वो करते रहने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये नंबर 2 यानी कि लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको ज़्यादा मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच को फॉलो किया है, और धीरे धीरे हमारे देश में अगर हम देखें तो जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज हमने किया है, और हम करते रहे हैं, और आगे भी यही चीज़ जो है वो होती रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आर अंडरस्टूड एंड अप्लाइड इन सच ए वे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस जो करवाए हैं तो वो उस हिसाब से हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को समझे और उस हिसाब से अप्लाई करें। और जहाँ तक ये आर्टिकल की बात है, जहाँ तक हमारी समझ है, हम यही कह सकते हैं कि ये एक प्रैग्मेटिक यानी कि एक लॉजिकल अप्रोच है। इट्स लाइक एक बुद्धि का, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज करते रहना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन
इसको ड्राफ्ट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपना बेस्ट पॉसिबल काम जो है वो दिया, राइट। उन्होंने बेस्ट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए बनाया। लेकिन फिर जैसे जैसे देश आगे बढ़ा तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आई जिनके बारे में उनको भी पता नहीं था। उनको मीन्स वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे, मीन्स वो सिचुएशन ही नहीं थी कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सके कि ऐसा भी शायद होगा या फिर फ्यूचर में देश में ऐसा होगा एक्सेट्रा। तो दिस इज़ द रीज़न कि समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते रहे हैं, या फिर अगर हम कहें कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह इसको हम देखें तो हमारे देश के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। और 4 ऐसे केसेस हैं पिछले 5 दशक के अंदर, यानी कि 50 सालों के अंदर 4 ऐसे केसेस हैं जिनको अगर हम समझ लें तो पता चल जाता है कि नहीं, ये अप्रोच जो है वो काफ़ी अच्छा अप्रोच है। फॉर एग्जांपल केशवनंद भारती केस 1973 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर भी हमने बातचीत की थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नए स्टूडेंट्स होंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो क्या है। तो ये केशवनंद भारती केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है या फिर लेजिस्लेचर जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना है तो डेफिनेटली लेजिस्लेचर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज करें। फॉर एग्जांपल जो सेक्युलरिज्म है, लेट्स से, तो कोई पार्लियामेंट में अगर मेजोरिटी, अभी मेजोरिटी की सरकार है, तो मेजोरिटी सरकार ये सोचे कि चलो हम सेक्युलरिज्म जो है उसको हटा देते हैं, हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ की बात हो जाएगी। अगर ऐसा किया भी जाएगा तो फिर जुडिशरी इसको हटा देगी। तो ऐसी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी कोई चेंजेस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हानि पहुंचे ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इम्प्रूव करने की बात है, इट्स ओके, लेकिन उसको रिड्यूस करने की बात है तो वो चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। विशाखा केस, ये विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू की थी। तो ये विशाखा केस जो है उसमें ये है कि जो वर्क प्लेस है तो उसमें किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट ना हो, प्रिवेंट सेक्सुअल हैरासमेंट इन द वर्क प्लेस। बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेकिन आप सोचिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे नेता थे उस समय पर, जो हमारे लीडर्स थे, उनको नहीं पता था कि फ्यूचर में 1990s या फिर 2000 के टाइम पर जब हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो पढ़ लिख कर फिर जॉब्स ज्वाइन करेंगी, बिजनेसेस ज्वाइन करेगी, और जब वो ज्वाइन करेगी तो उस समय पर उनको सेक्सुअली हैरास भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस समय पर सोचना इट वाज नियरली इम्पॉसिबल, लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रकार के चेंजेस जो हैं वो करवाए। फिर रिलायंस इंडस्ट्री का 2010 का केस था, राइट, इट्स अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, भले ही प्राइवेट एग्रीमेंट्स हुए हों, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पर जब चाहे तब सरकार जो है वो पूरा कंट्रोल एक प्रकार से ले सकती है। तो अगर देश के हित की बात है तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज पर टोटल कंट्रोल जो है वो सरकार का हो सकता है, भले ही प्राइवेट एग्रीमेंट आपके साथ हुआ हो। एंड देन वी हैव राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। ये भी एक केस जो है वो कुछ सालों पहले डिसाइड किया गया। पहले फंडामेंटल राइट्स में ये क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन फिर इस पर क्लैरिफिकेशन आया कि प्राइवेसी अगर नहीं है तो राइट टू लाइफ भी नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ के लिए प्राइवेसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बदलाव जो हैं वो इसलिए हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर देखती है, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर देखती है। अगर हम जो ओरिजिनलिज्म पर ही अगर स्टक रहते हैं तो फिर ये सारे चेंजेस जो हैं वो नहीं हो पाते। इसका एक एग्जांपल है यूएसए जो है उसमें ओरिजिनलिज्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, और इसकी वजह से ही कितनी बार हम देखते हैं कि यूएसए में अलग अलग जगहों पर मास फायरिंग, मास शूटिंग्स होते हैं। लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो एक बंदूक है या फिर एक गन जो है, इसको रखने का अधिकार, एक खुद की जो सिक्योरिटी है उसके लिए यूएसए का नागरिक जो है वो अपने पास आर्म्स, वेपन्स जो हैं वो रख सकता है।
तो क्योंकि वहाँ पर यही ओरिजिनलिज्म फॉलो किया जा रहा है तो कितने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन यूएसए जो है वो ये रूल चेंज नहीं कर पा रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबल अप्रोच की वजह से धीरे 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 करके करके इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक मुझे और एक केस याद आ रहा है। एक केस में क्या हुआ था, एक टीचर थे, राइट। अब वो स्कूल में पढ़ाते थे और जो स्कूल की असेंबली होती है ना, तो उसमें हम प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थनाएं मीन सॉन्ग्स होते हैं, राइट, प्रेयर्स। तो ये प्रेयर्स जो हैं तो हर कोई टीचर, एवरी टीचर जो है वो वहाँ पर, स्टूडेंट्स जो हैं वो असेंबली में आ जाते हैं। लेकिन ये टीचर जो हैं ये नास्तिक थे, राइट। वो किसी भी धर्म को नफरत नहीं करते थे, लेकिन किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे। तो उनको फोर्स किया जा रहा था कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने बोला कि भाई मैं नास्तिक हूँ, राइट, मुझे आई एम एन एथिस्ट, तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं करता हूँ। तो फिर स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, देखिए, अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर ये केस जो है वो कोर्ट के पास गया और कोर्ट ने कहा कि भाई अगर उसको नहीं आना है तो वो भी उसका अधिकार है। तो ये चीज़ तब हो पाई बिकॉज इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें, कुछ चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई की गई कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप धर्म को फॉलो करें। सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी है कि अगर आप आस्तिक भी हैं तो भी इट्स ओके, यू नो। तो दिस आर द थिंग्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं इंडिया रशिया ट्रेड के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंडिया और रशिया की टाइज की अगर हम बात करें, मित्रता की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस जो इतिहास में हुए हैं, उन सारे के सारे चैलेंजेस को पार करके ये मित्रता जो है वो हमेशा साबित हुई है। और हाल ही में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, और अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, 24 फरवरी या फिर 24 फरवरी को इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग कि एक साल से लगभग ये युद्ध जो है वो चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि युद्ध 1-2 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये युद्ध जो है वो नए नए लेवल पर जाता ही रहता है। अभी हमने एक डिस्कशन भी की थी, एक वीडियो भी मैंने बनाया था, वो अवेलेबल है, कल ही लॉन्च किया था उसको, कि पाकिस्तान जो है वो 10,000 से ज़्यादा रॉकेट्स यूक्रेन को सप्लाई करने वाला है। तो बहुत सारे देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और रशिया जो है वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरी दुनिया को ये चीज़ जो है वो अफेक्ट हो रही है। और यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है। तो आपको पता है कि भारत जो है वो एक प्रकार से न्यूट्रल रहा। ना तो हमने रशिया के खिलाफ कुछ कहा है, ना तो हमने यूक्रेन के खिलाफ कुछ कहा है, लेकिन हाँ, हमने दोनों के साथ डिस्कशंस जो है वो ओपन रखी। हम चाहते हैं कि ये झगड़ा ना हो, लेकिन हम किसी की साइड जो है वो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। हमने यूएसए को भी समझा दिया कि देखिए, हम जो हैं वो इसी प्रकार से काम करेंगे। आप चाहते हैं कि हम आपकी टीम में आ जाए, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस भारत ने लिए जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप जो हैं वो ऐसे चैलेंजिंग समय में भी टिके रहे। अब 2022 में दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये $30 बिलियन का हो गया। और रशिया से जो हम डिस्काउंटेड प्राइस में जो ऑयल खरीद रहे हैं उसमें हमें 36% राइज देखने को मिला। 36 नॉट परसेंट, 36 टाइम्स, नॉट परसेंट, 36 टाइम्स। ये ऑयल, अगर हम 1 लीटर ऑयल मंगवाते थे तो आज हम 36 लीटर ऑयल मंगवाते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज पता है भारत को सबसे ज़्यादा क्रूड सप्लाई करने वाला देश कौन सा है? इट यूज टू बी इराक। पहले इराक था नंबर 1 पर, लेकिन आज रशिया है, राइट। रशिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। हाल ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब जो हैं वो रशिया की यात्रा पर गए थे, और वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके काउंटर पार्ट यानी कि रशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं निकोलाई पुत्रुशेव उनके साथ हुई, पात्रुशेव उनके साथ हुई, और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन के साथ। और दोनों देशों ने ये इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बातचीत की, और ये भी डिस्कशन हुई कि कुछ और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर दोनों देश जो हैं वो कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस में और ज़्यादा चीज़ें हम कर सकते हैं, व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं,
इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे विषयों पर डिस्कशन हुई। मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा ये कोऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं, तो ये मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस नाम से ही पता चल जाता है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को नदी से बना हुआ यह नाम है ब्रह्मोस। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, और अब ये मिसाइल जो है वो फिलीपाइंस को भी भारत बेचने लगा है। फिर जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, कल हम बात कर रहे थे न्यूज़ में इसके बारे में, राइट, के इसको बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया है, और रशिया और भारत मिलकर ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी बना रहे हैं, और ये मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है वो ये बनाएगा, और रशिया अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की वो फिर हमारे साथ शेयर करेगा। अब इकोनॉमिक फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है जिस पर और ज़्यादा काम किया जा सकता है। वैसे रशिया और इंडिया के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो हैं INSTC का इस्तेमाल करें, जो भारत से फिर चाबहार पोर्ट, चाबहार से फिर ईरान से कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से फिर रशिया की तरफ अगर सामान भेजे, तो वो एक शॉर्टकट वाला रूट है। तो इसको भी आगे बढ़ाने की बात चल रही है एक तरफ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीन्स सामान का आदान प्रदान करना है तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ उसकी वजह से स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट सिस्टम, तो उसके बाद रशिया की बैंक्स पर बेसिकली एक प्रकार के सैंक्शंस लगे। तो ट्रेड कैसे करें? तो रशिया पहला ऐसा देश बना है जो इंडियन रुपी में ट्रेड सेटलमेंट्स करने के लिए तैयार हो चुका है, राइट। यानी कि अगर रशिया जो है वो कोई भी सामान भारत से खरीदेगा तो वो हमें इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करेगा, और हम अगर कोई सामान रशिया से खरीदेंगे तो हम रुबेल में उनको देंगे, तो डॉलर जो है वो यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो है, ये रुपी रूबेल पेमेंट सिस्टम, तो रशिया ने इसको ओके कर दिया है। हमारी तरफ से भी ओके है, लेकिन अभी इंडियन बैंक्स जो हैं वो यूएसए को लेकर चिंतित है, क्योंकि यूएसए जो है वो सैंक्शंस लगा देगा तो पैसे मीन्स ये ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू इंडियन बैंक्स जो हैं उनको थोड़ा यूएसए का डर है इसकी वजह से, एंड टेक्निकली भी कुछ इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ये चीज़ की वजह से अभी ये इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ है, या फिर इसका पिकअप नहीं हुआ है। रशिया के एम्बेसडर जो भारत में हैं डेनिस एलिपोव, तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों को कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ नई सोच, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करने की ज़रूरत है। और रशिया यहाँ पर जो स्विफ्ट सिस्टम है तो उसका एक अल्टरनेटिव बनाने के लिए तैयार है, कि हम एक ऐसा सेटअप करेंगे कि इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड जो है वो, जो बैंक्स हैं दोनों देशों की बैंक, तो जैसे स्विफ्ट का इस्तेमाल होता है, इट्स ए कम्युनिकेशन मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट, कि इसका इतना पेमेंट रिसीव, इतना पेमेंट गया एक्सेट्रा, तो वैसा इंडिया और रशिया जो है वो एक दूसरे के लिए सेटअप कर सकते हैं। और अगर ऐसा सेटअप हो जाए तो फिर भारत और ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएगा, जैसे कि केमिकल्स, मशीनरीज, व्हीकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम रशिया की मार्केट में बेच पाएंगे। इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, द हिंदू का ये आर्टिकल है। वी नो कि हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच में ये आईसेट के बारे में बातचीत हुई। आईसेट स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इसकी डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ आईसेट के, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही हमने आईसेट को विस्तार से डिस्कस किया था। तो आईसेट अम्ब्रेला के तहत अब दोनों देश जो हैं वो एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं, और ख़ास करके ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप। ये दो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें यूएसए और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। कुछ समय पहले, जनवरी की बात है, एंड ऑफ जनवरी में 30 और 31 जनवरी की बात है, जब यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 8th मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के बाद आईसेट की मीटिंग हुई, राइट। तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ नज़र आती है कि दोनों देश जो हैं वो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अब नवंबर 2022 में एक आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो यूएसए ने लॉन्च किया। ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून पर गया,
और नेक्स्ट ईयर भारत जो है वो गगनयान 2024, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, राइट। तो गगनयान की तैयारी कर रहा है और उसके बाद हम मून पर भी जाने के बारे में, मीन्स मून है और वी वांट टू गो ट्रैवल टू विथ अदर प्लेसेस, मे बी मार्स, राइट। तो ये सारी चीज़ों में मीन्स जो यूएसए के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो यूएसए में जो उनका प्राइवेट स्पेस सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। जैसे कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, फिर वो जो अमेजोन के कौन है, चेहरा याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा उनका, जेफ बेजोस, राइट, जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो हैं उन्होंने भी स्पेस में अब एंट्री ले ली है, मीन्स उनको भी स्पेस में। फिर यूके की बात करें तो उनकी वर्जिन एटलांटिक जो वर्जिन कंपनी है रिचर्ड ब्रांसन की, तो वो भी स्पेस में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें यूएसए की, तो एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसी उनकी जो कंपनीज हैं, स्पेस एक्स एक्सेट्रा, तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट लेवल पर, प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी कि स्पेस एक्स जो हैं ये, इसने 2022 में पता है कितने 60 फ्लाइट्स की, स्पेस की 60 फ्लाइट्स इन 2022। तो उनकी प्राइवेट कंपनीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ये सोच रही हैं कि 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको रिप्लेस करके वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस जो हैं ये प्राइवेट कंपनीज लगाने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मीन्स बेसिकली वी कैन से कि यूएसए की नासा तो बहुत ही आगे है ही, उनकी प्राइवेट कंपनीज भी काफ़ी आगे जा चुकी हैं। अब अगर हम कोलैबोरेशन करेंगे तो थोड़ा मिसमैच हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ ओके, बट उसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यूएसए की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आगे है हमसे, राइट। हमारे यहाँ पर कैपेसिटी की कमी है और स्पेस एक्टिविटी को कैसे गवर्न किया जाएगा फ्यूचर में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर भी डिफरेंसेस हैं। हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात है तो उसमें यूएसए हमारी मदद कर सकता है, टेक्निकल चीज़ें कैसे काम किया जा सकता है ये सारी चीज़ें, और हम उनकी मदद कर सकते हैं कैसे लो कॉस्ट में स्पेस में जाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिशन ऑन मार्स जो हैं तो वो बहुत ही लो कॉस्ट में हमने कंप्लीट किया। यूएसए ने जहाँ पर बहुत सारे पैसे मार्स तक पहुँचने के लिए यूज़ किए, तो हमने ना के बराबर पैसों से मार्स तक हम पहली बारी में चले गए थे, याद होगा आपको, मिशन ऑन मार्स। तो ये कुछ चीज़ें हम वो भी हमसे सीख सकते हैं। हाँ, उनके विजन और उनका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, क्योंकि वो काफ़ी आगे हैं हमसे। लेकिन हम धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और अभी एकेडमिक्स, प्राइवेट सेक्टर और स्टेट एंटिटीज़, ये इससे पहले भी हमने बात की थी, जो गोल्डन ट्रायंगल मैंने कई बार बताया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है। तो ये ट्रायंगल जो हैं वो भी क्रिएट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, और इसी के साथ वहाँ की कुछ कंपनीज के साथ मर्ज किया जा सकता है या फिर कोलैबोरेशन किया जा सकता है। जैसे एक निसार मिशन है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो ऐसे कुछ अभी कोलैबोरेशन या फिर ऐसे पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट। एक CLPS है, कमर्शियल ल्यूनार पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम, तो ये भी किया जा सकता है। और वहाँ पर नासा में हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अभी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो रशिया पर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वी कैन सेंड अवर एस्ट्रोनॉट्स टू नासा। फिर हमारी यहाँ की जो सरकार की नई कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो ये यूएसए की प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करके उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंपनीज या फिर इसरो ही नासा के साथ कोलैबोरेट करे, हमारी प्राइवेट कंपनीज नासा के साथ कोलैबोरेट करे, हमारी प्राइवेट कंपनीज स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करे, वहाँ की कंपनीज हमारी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करे। तो ये टू वे लाइन जो है वो क्रिएट की जा सकती है, ताकि दोनों देश बहुत सारी चीज़ों में सेम व्यू रख रहे हैं, तो इसमें ये सारे इश्यूज़ को आयन आउट ईजिली किया जा सकता है। इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो ऐसा नहीं है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर है, तो फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.